Hello everyone, welcome to Sriram's IS. I hope everybody is doing good. Things are fine at your place. Let's start with today's session where we'll discuss very important articles. Access to India's farm market. Basically हम ये यूएस के पर्सपेक्टिव से बात करने वाले हैं. Easing known trade barriers. ये सारे आज आर्टिकल्स आपके जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस और इकोनॉमी से लिंक करते हैं. एंथूरियम क्या है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे प्रीलिम्स perspective. India ka migration landscape, this will discuss from you can connect it with the urban migration also. पेपर 1 से कनेक्ट कर सकते हो, पेपर 2 से कनेक्ट कर सकते हो. पॉपुलेशन एंड उससे जुड़े हुए इश्यूज किस में आते हैं बताओ. याद है सिलेबस याद होगा तो मालूम होगा. तो एक बार सिलेबस याद करो पहले, फिर कनेक्ट कर लोगे पेपर 1 2 3 4. ठीक है. श्रीराम IAS हैज़ बिन सर्विंग द नेशन सिंस 1985. यू कैन ट्रस्ट द क्वालिटी कॉन्टेंट. ऑल्सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2025, सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है जिसमें आपको पिछले साल के क्वेश्चन सारे टॉपिक वाइज कवर करवाए जा रहे हैं. आप रेफर कर सकते हो. चैनल पे ही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है. सब्सक्राइब टू द चैनल, यू विल गेट द नोटिफिकेशन and watch the session. For those who are preparing for 2026, we have UPSC foundation course for you. You can join the course, get yourself enrolled. There you will get all CSAT की classes, GS के sessions, topper strategy, one-to-one mentorship, guidance, everything will be taken care of. ठीक है. चलिए बात करते हैं पहले आर्टिकल की. देखो आज के जो आर्टिकल्स हैं ना, मैं बिल्कुल आपको मतलब लाइन वाइज बिल्कुल रीड नहीं करने वाली हूँ. हम इट्स अ टाइप ऑफ डिस्कशन. मैं बोलूँगी, आप सुनोगे, आपको जो पॉइंट्स लगेगा इम्पॉर्टेंट है आप लिखोगे. दैट विल बी द मैनर, क्योंकि ये आर्टिकल्स वैसे ही हैं. लाइंस हर कोई रीड कर देता है लेकिन टॉपिक नहीं समझ आता. आप उसको एक होता है ना, एक जैसे दो लोगों में डिस्कशन हो रही है और आप एक किसी का एक पॉइंट सुन रहे हो, उसको वैसे सुनो और लिखो जो आपको इम्पॉर्टेंट लगता है. आई विल गिव यू द होल एनालिसिस. आर्टिकल बेसिकली ये था कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यूएस का डिपार्टमेंट, उन्होंने रिसेंटली रिपोर्ट किया दैट इंडिया की जो डिमांड है फॉर एनिमल फीड, जैसे कोन है, सोयाबीन है, जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, वो 2030 तक में इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो. और यहाँ पर यूएस की ये टेंशन पड़ गई. वो कहता है कि इंडिया तो मुझे एक पोटेंशियल बायर दिख गया है मेरे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के लिए. तो बैकग्राउंड ये है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से थ्रेटन कर रहे हैं टू इम्पोज हायर टैरिफ्स ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स 2 अप्रैल से. मतलब आपका माल अगर उनकी मार्केट में एंटर करे, उनके हाई टैरिफ हो, तो आप कॉम्पीट नहीं कर पाओगे उनकी मार्केट में. उसी से मतलब सोचो आप, मेरा माल उनकी मार्केट में जा रहा है, वहाँ वो कह रहे हैं कि हायर टैरिफ लगेगा, और एट द सेम टाइम वो इंडिया को पुश कर रहे हैं कि आप अपनी मार्केट खोलो अमेरिकन कॉर्न के लिए, कॉटन के लिए, सोयाबीन के लिए. यूएस ये बहुत सी क्रॉप्स एक्सपोर्ट करता है, लेकिन चाइना ने पिछले कुछ सालों में अपनी वो मतलब चाइना हैज़ रिड्यूस्ड इट्स परचेज. तो यूएस नए बायर ढूंढेगा और इंडिया में डिमांड 2030 तक में बढ़ेगी, तो इसलिए उन्होंने देख लिया कि मुझे एक अच्छी मार्केट मिल रही है. पहले इंडिया, अगर आप अपने हिस्ट्री में जाएं, मॉडर्न हिस्ट्री में, तो इंडिया पहले कॉटन का बहुत बढ़िया एक्सपोर्टर हुआ करता था, और है भी सही. लेकिन अभी कुछ सालों के अंदर ना वी हैव स्टार्टेड इम्पोर्टिंग मोर कॉटन, क्योंकि प्रोडक्शन इश्यूज हैं, डिमांड चेंज हो रही है, और यूएस को इस शिफ्ट से बेनिफिट होगा क्योंकि वो एक लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड. अगर इंडिया इंपोर्ट करेगी, अमेरिकन के जो कॉटन सेलर्स हैं उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, उनकी सेल बढ़ेगी. मतलब घर की प्रोडक्शन बढ़ाओ ना. सेल्फ रिजिलियंट होना, इकोनॉमी रिजिलियंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सेल्फ रिलायंस हो अगर आप हो तो आपकी इकोनॉमी रिजिलियंट है, वो किसी भी शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगी. फिर चाहे ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो, चाहे पैंडमिक आए, चाहे टैक्सेस बैरियर्स आए जाएं, आपका सेल्फ रिलायंस इज वन स्टेप फॉर योर इकोनॉमिक रिजिलियंस. अब जैसे इंडियंस हैं, दे आर मोर नाउ स्टार्टिंग कंज्यूमिंग दीज एनिमल प्रोटीन्स लाइक चिकन्स एंड एग्स एंड फिश एंड डेयरी, तो डिमांड बढ़ रही है फॉर एनिमल फीड. तो वहाँ पर कॉर्न और सोयाबीन, ये फीडिंग लाइफ स्टॉक्स में एसेंशियल आप लगा लीजिए.
लेकिन इंडिया के अंदर जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है इसकी वो इतनी नहीं है कि आप डिमांड को पूरा कर पाओ, तो फिर आप इंपोर्ट करोगे, राइट? सो बिग पिक्चर समझ आ गई कि यूएस वांट इंडिया टू लोअर द टैरिफ्स ऑन अमेरिकन फार्म प्रोडक्ट्स, मतलब उनके प्रोडक्ट्स पे हम उनके लिए तो एक्सपोर्ट अपना टैरिफ कम करें, और उसी टाइम पे इंडिया वांट्स यूएस टू स्टॉप इम्पोजिंग द टैरिफ्स ऑन इंडियन गुड्स ऑल्सो। यहाँ होंगी ट्रेड नेगोशिएशंस, राइट? कॉर्न और सोयाबीन समझ आ गया ना आपको, इंडिया की डिमांड क्यों है, एवरीथिंग वो मैंने आपको बता दिया है बेसिकली, राइट? जैसे काउज एंड चिकन्स एंड फिश, लाइफ स्टॉक नीड प्रॉपर न्यूट्रिशन, तो डिमांड एनिमल फीड की होगी। एक रिपोर्ट यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के हिसाब से प्रिडिक्ट कर रही है कि इफ इंडिया की इनकम रैपिडली ग्रो करती है तो उसका कॉर्न और सोयाबीन की मील कंजम्पशन जो है इट विल राइज शार्पली। ऑब्वियसली है, पैसा है, कमाओगे, हेल्दी डाइट पे लगाओगे तो कंजम्पशन, फिर अगर आप प्रोटीन के लिए प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे हो और वो कंज्यूम करोगे तो वहाँ पर आप पैसा लगाओगे, डिमांड बढ़ेगी। तो उस हिसाब से एक उन्होंने एस्टिमेट दिया कि मतलब को देखो कॉर्न, सोयाबीन और कॉटन को लेके, ठीक है, बाय 2040 तक क्या पता इंडिया को 46 मिलियन टन इंपोर्ट करना पड़े कॉर्न, और सोयाबीन 19 मिलियन टन्स। अगर इनकम ग्रोथ मॉडरेट है तो इंडिया वुड स्टिल नीड टू इंपोर्ट कम से कम भी 11 मिलियन टन कॉर्न और 6 मिलियन टन सोयाबीन, तो उसको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा बाय 2040। अभी इंडिया बहुत कम इंपोर्ट करता है, एनिमल फीड की बात कर रहे हैं, बट यूएस का ये मानना है कि इंडिया विल बिकम अ बिग मार्केट, राइट? सो मैंने आपको होल स्टोरी अब यहाँ पर बता दी है, राइट? कॉटन की रही बात तो यूएस हैज़ बिन वन ऑफ द टॉप कॉटन एक्सपोर्ट्स ऑल्सो। 2023-24 के अंदर ब्राज़ील ने कॉटन एक्सपोर्ट यूएस के मुकाबले ज़्यादा किया था, वो लार्जेस्ट कॉटन एक्सपोर्टर बना था, राइट? तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि यूएस को लग रहा है कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है फॉर कॉर्न, सोयाबीन एंड कॉटन एक्सपोर्ट्स, लेकिन चैलेंजेस ये आ रहे हैं कि हाई टैरिफ्स ऑन कॉर्न एंड सोयाबीन अगर होगा, 50% इम्पोर्ट टैक्स अगर कॉर्न पे लग रहा है, 45% सोयाबीन पे लगेगा, तो उनका प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो जाएगा। और इंडिया बैन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ऑल्सो, तो यहाँ पर भी इट विल प्रिवेंट यूएस फ्रॉम सेलिंग मोस्ट ऑफ इट्स कॉर्न एंड सोयाबीन टू इंडिया, राइट? सो ये है कॉन्टेक्स्ट। आगे चलते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट आर्टिकल लेट मी टेल यू वी हैव दिस जियो पॉलिटिकल डायलॉग्स की सीरीज, जहाँ पर पॉडकास्ट के थ्रू वी डिस्कस the hot burning issue. So you can refer these podcasts, they are available on the platform. Apart from them, there are other sessions also that are currently there. Have a look, get yourself into it. अच्छा लगता है कंटिन्यू करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशंस आपके पास आ जाएंगी whenever you subscribe to the channel, है ना? तो ये भी आप कर सकते हो। अच्छा, ये सेशन के लिए आप ना अपनी अटेंडेंस ज़रूर मार्क कर देना, थम्स अप साइन पे क्लिक करोगे आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। अगला जो आर्टिकल है वो है माइग्रेशन को लेके। बेसिकली वो ये बोल रहे हैं कि पैंडेमिक ने बहुत सी माइग्रेशन में डिस्ट्रप्शंस कॉज करी हैं, सबको पता है, बहुत लोग अपने घर गए, कोई वापस नहीं आया, माइग्रेशन पैटर्न काफ़ी डिस्टर्ब हुआ, जो सिटीज़ में थे वो घर गए, इट स्टॉप पीपल फ्रॉम ट्रैवलिंग, लाइव्स डिफ़िकल्ट हुई। माइग्रेशन के लिए माइग्रेशन में एक नए चैलेंजेस आए। व्हेन द पैंडेमिक हिट, बहुत से वर्कर्स की नौकरियां गई, लॉकडाउन लगा था, वो अपने गांव चले गए, कोई इनकम नहीं, कोई फूड नहीं, कोई शेल्टर नहीं। ये देखो, लोग विलेजेस से सिटीज में आ रहे थे, माइग्रेशन। जब वो सिटीज से विलेजेस में वापस जाने लगे, दैट इज रिवर्स माइग्रेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझ रहे? What problems those migrants faced? विलेजेस पे वेजेस नहीं, फूड शॉर्टेज, हेल्थ केयर का एक्सेस नहीं, एडुकेशन, बच्चों की माइग्रेंट चिल्ड्रंस ऑब्वियसली ड्रॉप आउट करे स्कूल से क्योंकि उनकी फैमिलीज वापस चली गई, डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि बहुत से माइग्रेंट्स जो है दे फेस डिस्क्रिमिनेशन, ब्रुटैलिटी वाइल ट्रैवलिंग बैक होम,
right? So current migration trend now 5 years after the pandemic 2020 है और आज 2025 है, migration pattern have mostly returned to normal. लेकिन अब नए challenges आ गए हैं, climate change, economic changes, they are affecting migration. एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, कॉस्ट बढ़ रही है, राइजिंग कॉस्ट, जॉब शॉर्टेजेस हैं, ये फिर माइग्रेशन को इम्पैक्ट कर रही है. ना आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक बहुत से वर्कर्स जो अपने विलेजेस गए थे, देवर क्योंकि वहाँ जॉब्स नहीं थी रूरल एरियाज में, वो वापस आ गए सिटीज़ में, राइट. रूरल इकोनॉमी could not provide enough employment for millions of those who were returning back, right. Now why they are returning to the cities now? वही वहाँ एज आई हैव मेंशन्ड एक अर्बन एस्पिरेशन भी है. अब क्लाइमेट चेंज इज कॉजिंग अनप्रिडिक्टेबल वेदर एंड ड्रॉट एंड फ्लड्स. इट इज मेकिंग फार्मिंग लेस रिलायबल नाउ. ये चीज़ पुश करती है रूरल वर्कर्स को कि वो सिटीज़ चले जाएं और एक स्टेबल इनकम ढूंढें. तो हियर द थिंग इज अर्बन माइग्रेशन. ठीक है, ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए. जस्ट अ सेकेंड. अरब लोग क्यों माइग्रेट करते हैं? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, सोशल एंड व्हाट एल्स, एनवायरमेंटल. बट जब माइग्रेशन होता है तो माइग्रेशन के साथ चैलेंजेस भी आते हैं. क्या चैलेंजेस आते हैं? क्या आपका सिटी में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है? इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस आते हैं. क्या वो स्पेस है? वो सोशल एक्सक्लूजन भी होता है, एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी वो फेस करते हैं. ठीक है, व्हाट एल्स? फूड और शेल्टर, इन सब चीज़ों के लिए दे स्ट्राइव फॉर, दे थ्राइव फॉर, जिससे वो वहाँ चलकर आते हैं. बट ओवरऑल डू दे गेट दैट फाइन क्वालिटी ऑफ थिंग्स? वो शेल्टर कहाँ पर रह रहे हैं वो, राइट. इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है एंड एज वेल एज उनका बेसिक एम्यूनिटीज, पानी, साफ पानी, घर, रोटी, कपड़ा, मकान, स्लम्स में रहते हैं फिर, राइट. सो देखो, इंडिया इज बिकमिंग मोर अर्बनाइज्ड एंड बाय 2026 कम से कम भी देश की 40% पॉपुलेशन जो है वो सिटीज में रहेगी. तो वी नीड टू हैव दी स्मार्ट सिटीज मिशन. स्मार्ट सिटीज मिशन क्या, कनेक्ट करो अब आप स्मार्ट सिटीज मिशन से. स्मार्ट सिटीज मिशन इंश्योर गुड. आजकल गवर्नेंस क्या है? डिजिटल है, ई गवर्नेंस है. तो क्या अगर आपको सरकार की पॉलिसीज का फायदा लेना है तो यू हैव दिस इंक्लूसिविटी, डिजिटल टूल्स, इंटरनेट सर्विसेज, स्किलिंग, राइट, एडुकेशन. स्मार्ट सिटी वही है ना जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, रोड्स एंड बिल्डिंग्स एंड स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स. ठीक है. सो स्मार्ट सिटीज में जो चैलेंजेस आते हैं वो है, देखो, एक मॉनिटरिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, रोबस्ट मॉनिटरिंग होनी चाहिए. यू नीड टू मेक श्योर दैट थिंग्स आर इंक्लूसिव. यू नीड टू strengthen the community here. Community engagement is very important, right. देखो, पैंडेमिक के टाइम पे बहुत सी इंडियन वर्कर्स ने, इंटरनेशनल माइग्रेशन की भी बात करूँ तो इंडियन वर्कर्स जो अब्रॉड में थे उन्होंने भी अपनी जॉब लॉस करी. रेमिटेंसेज जो इंडियन फैमिलीज को हेल्प करते थे, माइग्रेंट फेस डिफिकल्टीज, देयर रेमिटेंसेज रिमेन्ड स्ट्रॉन्ग. हमारा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बट इकोनॉमिक क्राइसिस आया, right. So these are the things that you need to understand. आपके पास एक माइग्रेशन का प्रॉपर डेटा होना चाहिए जो सरकार फेस करती है, तभी आप सोशल सिक्योरिटी भी दे पाओगे. ठीक है जी. चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट आर्टिकल. सीजेआई ने 3 मेंबर कमेटी बिठाई टू प्रॉब एलिगेशंस जो कि है अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट जज. सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कौन होते हैं? जो एलिजिबल होंगे, एक तो वो सिटीजन होने चाहिए जिन्होंने हाई कोर्ट में सर्व किया हो एज अ जज 5 साल के लिए, एडवोकेट रहे हो 10 साल के लिए, और दे आर कंसिडर्ड अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट बाय द वेल नोन लीगल एक्सपर्ट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ
इंडिया। इनकी अपॉइंटमेंट होती है, प्रेसिडेंट करते हैं अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 2। जो आउटगोइंग सीजेआई होते हैं वो अपने सक्सेसर का नाम रिकमेंड करते हैं। अगले सक्सेसर का नाम क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, सीनियरिटी के बेसिस पे। यूनियन लॉ मिनिस्टर जो होते हैं दे फॉरवर्ड द रिकमेंडेशन टू द प्राइम मिनिस्टर, जो फिर हु देन एडवाइसेस द प्रेसिडेंट। सीनियरिटी रूल चलता है, जो रिकमेंडेशन जो आती है उनकी वो लॉ मिनिस्टर के पास जाती है, जो प्राइम मिनिस्टर को आगे फॉरवर्ड करते हैं, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं टू ऑफिशियली अपॉइंट द न्यू सीजेआई। तो सीजेआई की अपॉइंटमेंट कैसे होती है ध्यान में रखना है। जो करंट सीजेआई होते हैं वो रिकमेंड करते हैं, वो रिकमेंडेशन लॉ मिनिस्टर के पास जाती है, वो प्राइम मिनिस्टर को देते हैं, प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने के लिए। एज पर सेकेंड जजेस केस द सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज जो होते हैं वो सीजेआई की तरह अपॉइंट किए जाते हैं। सीजेआई के रोल्स और पावर्स क्या है? मास्टर ऑफ द रोस्टर। सीजेआई डिसाइड करते हैं विच जज ग्रुप ऑफ जजेस विल हियर दैट केस इन द सुप्रीम कोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग अलग केसेस को अलग अलग लेवल ऑफ एक्सपर्टीज चाहिए एंड सीजेआई इंश्योर्स फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। सीजेआई देखो हमारे यहाँ कॉलेजियम सिस्टम है, जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं? बाय दिस। ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, ये स्टैट्यूटरी बॉडी से आया है, लॉ से आया है, कहीं से नहीं। देयर वर ये जैसे जजेस केस हुए उसके बेसिस पे कॉलेजियम सिस्टम आया। मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगी। कॉलेजियम बेसिकली ग्रुप होता है टॉप जजेस का जो रिकमेंड करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द जज इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द जजेस ऑल्सो इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये इंश्योर करते हैं कि सिर्फ क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस जजेस को सिलेक्ट किया जाए। सीजेआई सुपरवाइजेस द कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी भी इनके पास है टू मैनेज द सुप्रीम कोर्ट, अपॉइंट कोर्ट स्टाफ, सुपरवाइज केस हियरिंग्स, ठीक है, एंड जुडिशियल लीडरशिप ऑब्वियसली फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। कॉलेजियम सिस्टम की बात कर लेते हैं। सी एज फार एज कॉलेजियम सिस्टम इज कंसर्न इट इज अ मेथड दैट इज यूज्ड इन इंडिया टू अपॉइंट। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में अगर एक जज अपॉइंट करना है, हम तो क्या करेंगे, कॉलेजियम सिस्टम होता है। इस सिस्टम में क्या होता है, इस सिस्टम के थ्रू, इस मैकेनिज्म के थ्रू जजेस को अपॉइंट किया जाता है और ट्रांसफर किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में। ये पार्लियामेंट के एक्ट से नहीं आया, वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से इवॉल्व हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं सुप्रीम कोर्ट में किसी जज की अपॉइंटमेंट करनी है तो एक तो लीडर होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे। अगर हाई कोर्ट पे अपॉइंटमेंट करनी है तो हाई कोर्ट लेवल कॉलेजियम जिसमें चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के, 2 सीनियर जजेस होंगे। समझ रहे हो ये बात? सो सी द कॉलेजियम फॉर द सुप्रीम कोर्ट is CJI and 4 senior most judges. Collegium, how high court judge will be appointed? There are 2 cases. एक तो सेस स्टेप्स, पहला तो हाई कोर्ट लेवल कॉलेजियम होगा जहां पर एक चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के और 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे, वो एक नाम रिकमेंड करेंगे, राइट। सुप्रीम कोर्ट लेवल कॉलेजियम में चीफ जस्टिस होंगे, 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज होंगे, वो हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन को रिव्यू करेंगे और डिसाइड करेंगे अप्रूव करना है या नहीं करना। तो बेसिकली इसके थ्रू जजेस आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर मेरिट, बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस, कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होता। दैट इज द होल सिनेरियो, ठीक है जी। चलिए चलते हैं हमारे आज के लास्ट आर्टिकल पे। क्या चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में? इंडिया चाइना में बॉर्डर के जो टेंशंस हैं वो कम हो रहे हैं। अब इसी के चलते इंडिया सोच रहा है कि वी आर विलिंग टू एक्सप्लोर बेटर इकोनॉमिक रिलेशंस विद चाइना ऑल्सो। पॉलिसी मेकर्स थिंक कि अच्छा टाइम है। आप देखो पड़ोसियों के साथ बना के रखना इम्पोर्टेंट है। अब डिपेंड करता है वो पड़ोसी कैसा है। पाकिस्तान है, चाइना है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, कई अच्छे होते हैं, कई बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज पुशिंग इंडिया, आई हैव टोल्ड यू, कि आप अपने इम्पोर्ट टैरिफ को कम करो अमेरिकन गुड्स पे, और ऊपर से वो कह रहे हैं कि आपके जो वहाँ की मार्केट में जो गुड्स जाएंगे एक्सपोर्ट होगा उस पर टैरिफ बढ़ेगा। इंडिया को बैलेंस करना है। अगर आप इंडिया को यूएस को ये दिखाओ कि देखो हमारे पास और मार्केट भी है, डोंट यू थिंक इट विल वर्क? 2023-24 में
इंडिया चाइना के बीच में जो ट्रेड हुई थी वो थी 118.40 बिलियन डॉलर्स। इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? चाइना। इंडिया इंपोर्ट करता है चाइना से बहुत कुछ। देखो यहाँ पर ना इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ वो है 83 बिलियन डॉलर। क्यों? क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट बास्केट कम है। एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी सर्विसेज में आपके मार्केट एक्सेस करने में बैरियर्स भी बहुत हैं। Similarly, China imposes restrictions that make it difficult for Indian products to enter the Chinese market. Right? एक पॉइंट है, इंडिया चाइना की इन्वेस्टमेंट इंडिया में कम है। एफडीआई की अगर आप बात करो तो चाइना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 22 नंबर पे आता है, सेकंड रैंक है। दोनों देशों में ट्रेड इतनी है, इन्वेस्टमेंट चाइना नहीं करता उस स्पेस पे। तो यहाँ पर एक पॉइंट चमकता है कि आप कुछ सेक्टर अगर ओपन कर दो चाइना के लिए कि आप आओ यहाँ इन्वेस्ट करो, इंडिया को फायदा है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होगी, यहाँ प्रोडक्ट बनेगा, आप एक्सपोर्ट करोगे, पहली बात। जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ आ जाएगी, ये ट्रेड डेफिसिट जो इतना है आप वो भी ठीक कर पाओगे, राइट? तो इंडिया इज कंसीडरिंग दिस, रिमूव सम टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। दोनों जो चाइनीज वर्कर्स हैं, दे आर ईजिंग द वीजा रूल्स, permitting more Chinese investment in Indian industries. This will help. India is thinking about relaxing trade rules. But हाँ, India will remain cautious also कि आपको अपनी इकोनॉमी, अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है। देखो एक चीज है, चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। चाइना प्लस वन, ये चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी क्या है? बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है ना वर्ल्ड में, वो चाइना पे बहुत डिपेंड करती है फॉर सोर्सिंग देयर प्रोडक्ट्स। लेकिन ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स और कोस्ट बढ़ने की वजह से, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की वजह से कंपनी सिर्फ एक जगह, कोई भी एक जगह डिपेंडेंट नहीं होना चाहता। दे डोंट वांट टू रिलाई ऑन वन कंट्री। चाइना प्लस वन, दे आर अडॉप्टिंग चाइना प्लस दे वांट टू एक्सपैंड देयर ऑपरेशन फॉर अदर कंट्रीज ऑल्सो। वाई कंपनीज आर मेकिंग दिस चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी? क्योंकि कोस्ट चाइना में बहुत ज़्यादा है, लेबर कोस्ट जो है चाइना के अंदर दैट इज राइजिंग, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसिव है, यूएस चाइना ट्रेड वॉर के चलते जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी हैं, कोविड-19 जैसे इवेंट्स आ गए, तो देयर इज अ रिस्क डिपेंडिंग ऑन इट, राइट? इंडिया की पोजीशन यहाँ पर 2024 में नीति आयोग की रिपोर्ट आई, ट्रेड वॉच। उन्होंने कहा इंडिया हैड लिमिटेड सक्सेस इन अट्रैक्टिंग द कंपनीज अंडर दिस चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। कुछ कंट्रीज चूज कर रही है इंडिया को, बट वो फिर भी साउथ ईस्ट कंट्रीज दे आर स्टिल लुकिंग लाइक वियतनाम एंड थाईलैंड। यहां पर आप काम कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए एक लास्ट आर्टिकल रह गया है आपका। इंडिया ने ना एंथूरियम फ्लावर, आप देख सकते हो, मिजोरम का है, सिंगापुर भेजा मिजोरम से पहली बार। तो फ्लोरिकल्चर सेक्टर में भी एक माइलस्टोन आप अचीव कर रहे हो। ये एक ट्रॉपिकल फ्लावरिंग प्लांट है जो अपने ऑर्नामेंटल वैल्यू के लिए बहुत फेमस है और एयर प्यूरिफाइंग प्रॉपर्टीज भी हैं इसमें। आप इसको इंडोर यूज़ करें, इट हेल्प्स यू रिमूव टॉक्सिन्स लाइक फॉर्मेल्डिहाइड, अमोनिया, जाइलिन, एलर्जेंस फ्रॉम द एयर। एक बार मतलब दिस वॉज इंक्लूडेड इन नासाज लिस्ट ऑफ एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स ऑल्सो, right? In this context, if I talk about agriculture and processed food products export development authority, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर आती है। एक्सपोर्ट्स जो होते हैं एग्रीकल्चर और उससे प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट से जुड़े हुए, उनको प्रमोट करना और उनको बेसिकली डेवलपिंग एंड प्रमोटिंग दोज एक्सपोर्ट्स इस अथॉरिटी का काम है। मार्केट लिंकेजेस फैसिलिटेट करना फॉर इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड, वो भी इस अथॉरिटी का काम है। This was the whole session. I hope things are clear. Please do revise, do write whatever we have discussed. We'll meet you in the next one. Till then, take care. Good luck, good wishes. Happy learning. All the best. Thank you.